प्रधानमंत्री ने 9वें रोजगार मेले में करीब 51,000 नवनियुक्त युवाओं को वितरित किए नियुक्ति पत्र। कहा, रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और देश के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी को मजबूत करने के लिए सरकार का एक समर्पित प्रयास। प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, G20 के सफल आयोजन ने भारत को दुनिया में दी है एक नई ऊंचाई। पीएम ने G20 से जुड़ी 4 पुस्तकों का भी किया विमोचन। गुजरात के अहमदाबाद में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का अभिनंदन। पीएम वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में होंगे शामिल। वहीं छोटा उदयपुर के बोडेली में 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में 13वें हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों के सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, भारत स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम आधारित हिंद प्रशांत का समर्थक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमृतसर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में देश के उत्तरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपाल हुए शामिल। गृह मंत्री ने कहा, सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के प्रति मोदी सरकार कटिबद्ध। जल्द ही सीमाओं पर एंटी ड्रोन प्रणाली की जाएगी तैनात। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को समसामयिक बनाने पर दिया जोर। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कहा, कुछ देशों द्वारा एजेंडा तय करने का समय हुआ खत्म। सियासी सहूलियत के हिसाब से आतंकवाद, चरमपंथ और हिंसा पर एक्शन नहीं लेना चाहिए। हिंदी फिल्मों की प्रख्यात अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा। 5 दशक तक हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए किया जाएगा सम्मानित। प्रधानमंत्री ने वहीदा रहमान को दी बधाई। और चीन के हांगझू में भारत का स्वर्णिम सफर जारी। घुड़सवारी में 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास। भारतीय घुड़सवारी टीम को प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। कुल पदकों की संख्या हुई 14। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में 9वें रोजगार मेले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनियुक्त भर्तियों के लगभग 51,000 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए और संबोधित किया। ये रोजगार मेला देश भर में 46 स्थानों पर आयोजित किया गया। पीएम ने इस दौरान नारी शक्ति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में इनोवेटिव तरीके से बड़े बदलाव हुए हैं। तकनीक का इस्तेमाल बढ़ने से भ्रष्टाचार घटा है और सुविधाएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए। देश भर से चुने हुए युवा विभिन्न मंत्रालयों और डाक, परमाणु ऊर्जा, राजस्व, उच्च शिक्षा विभागों और रक्षा मंत्रालय में नियुक्त किए गए हैं। रोजगार के अवसर पैदा करने को उच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में यह मेला एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि आज के रोजगार मेले में बड़ी संख्या में बेटियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि बेटियां आज स्पेस से लेकर स्पोर्ट्स तक नए कीर्तिमान बना रही हैं। आज भारत की बेटियां स्पेस से स्पोर्ट तक अनेक नए कीर्तिमान बना रही है। मुझे नारी शक्ति की सफलता पर बहुत बहुत गौरव होता है। सरकार की नीति भी यही है कि नारी शक्ति के लिए नए नए द्वार खोल दे जाएं। हमारी बेटियां अब देश के सशस्त्र बलों में कमीशन लेकर राष्ट्र सेवा के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। हम सभी का अनुभव है कि नारी शक्ति ने हमेशा
नई ऊर्जा के साथ हर क्षेत्र में बदलाव किया है। हमारी आधी आबादी के लिए सरकार का सुशासन और बेहतर हो, इसके लिए आपको नए आइडियाज पर काम करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि देश ने 2047 तक विकसित भारत बनने का संकल्प लिया है। अगले कुछ वर्षों में देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इस अवधि में प्रत्येक सरकारी कर्मचारी एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। उन्होंने सभी से नागरिक प्रथम की भावना के साथ काम करने का आह्वान किया। पीएम ने सभी से अपने कार्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। टेक्नोलॉजी से करप्शन घटा है, क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, कॉम्प्लेक्सिटी घटी है, कंफर्ट बढ़ा है। आपको इस दिशा में और ज्यादा से ज्यादा काम करना है। गरीबों की हर जरूरत, सरकार का हर काम टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे और आसान होगा, आपको इस काम के लिए नए नए तरीके ढूंढने हैं, इनोवेटिव तरीके ढूंढने हैं और उसे आगे भी बढ़ाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि पिछले 9 वर्षों में सरकार की योजनाओं ने और भी बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया है। सरकार की नीतियां नई मानसिकता, निगरानी, मिशन मोड कार्यान्वयन और जन भागीदारी पर आधारित है। 9 वर्षों में सरकार ने मिशन मोड पर नीतियों को लागू किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश भर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र मिले और वो काफी खुश नजर आए। देश भर में 46 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेले में 51,000 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए, जिसके बाद उम्मीदवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित रोजगार मेले में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए, तो वहीं बिहार में पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में भी 127 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं को नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर सांसद रविशंकर प्रसाद और रामकृपाल यादव समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो वहीं लखनऊ में आयोजित रोजगार मेले में नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि नवनियुक्त कर्मियों को इस बात पर ध्यान रखना होगा कि समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी और बढ़ने जा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री वी मुरलीधर ने तिरुवनंतपुरम में आयोजित रोजगार मेले में हिस्सा लिया। उन्होंने 130 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। उधर चेन्नई में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने 164 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। रोजगार मेला प्रधानमंत्री के रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है। प्रधानमंत्री रोजगार मेला के अंतर्गत 10 लाख भारतीयों को सरकारी क्षेत्र में नियुक्ति पत्र देने का जो एक संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उसी के चलते आज 51,000 युवाओं को रोजगार देश भर में दिया गया। 46 स्थानों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो ये अपने आप में दिखता है कि कैसे मोदी सरकार ने सरकारी क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं खड़ी की हैं। विशेष रूप से जो नए ऑफिसर नियुक्त हुए हैं, आज का कार्यक्रम उनके लिए शासकीय समन्वय का सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि आज मात्र डाक विभाग नहीं, भारत सरकार के 10 विभिन्न डिपार्टमेंट के समन्वय से आज का ये कार्यक्रम संभव हो पाया है। रोजगार मेला का 9वां संस्करण आयोजित हुआ है, जिसके माध्यम से 51,000 युवाओं को भारत सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के अलग अलग विभागों में नौकरी के नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। और एक वर्ष में एक लक्ष्य रखा गया कि कम से कम 10 लाख लोगों को रोजगार दिया गया, और उसी के क्रम में आज 9वीं बार पटना में रोजगार
रोजगार मेला का आयोजन किया गया है और 125 लोगों को आज नियुक्ति पत्र दिया गया। अलग अलग स्थानों के ऊपर ये किया गया और 51,000 से ज़्यादा नियुक्ति पत्र बांटे गए। सरकार ने एक वायदा किया था कि 10 लाख नौकरियां वो देगी सरकार की, तो इनको पता चले सबको कि ये नौकरियां मिल रही हैं, लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं और इनका चयन एक पारदर्शी तरीके से हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि आज 9वां रोजगार मेला है और कभी 75,000, कभी 71,000, कभी 50,000 और आज भी देश भर में 51,000 बच्चों को उनका नियुक्ति पत्र मिल रहा है। वही नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। आज प्रधानमंत्री की जो योजना है उनके द्वारा उनको नियुक्ति पत्र मिला है। जो भी अपेक्षाएं सरकार की, वो सारी अपेक्षाएं पर हम लोग खरे उतरेंगे। जो अलग अलग डिपार्टमेंट में लाखों युवाओं को इस रोजगार मेले के तहत नियुक्ति मिली है और आगे भी मिलने वाली हैं, ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। अच्छा काम कर रही है मोदी सरकार। वो जो वादा किए थे देंगे नियुक्ति 10 लाख को, वो 6 लाख हो गई है और कुछ बाकी है, वो आगे होगी। मोदी जी ने हम लोग पे इतना भरोसा करके हम लोग को नियुक्ति पत्र बांटा है, तो हम बिल्कुल उस फील्ड में हम बहुत अच्छे से काम करेंगे और आने वाले समय में हम इंडिया को और आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। जब पहले दिन से सोचते हैं कि प्रिपरेशन करना है और ये जॉब लेना है, तो वहाँ से जर्नी शुरू हो जाती है और जब ये जॉब मिलता है और आज ये लेटर मिला है तो ऐसा लग रहा है कि बस ये जर्नी कंप्लीट हो गई है और अभी बस देश के लिए काम करना है, जो भी काम मिलेगा। युवाओं को रोजगार से जोड़ना केंद्र की मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी कड़ी में देश भर में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य दिसंबर 2023 तक 10 लाख नौकरियां देने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट के समापन समारोह को संबोधित करते हुए G20 शिखर सम्मेलन का जिक्र किया और कहा कि इस सम्मेलन में कुछ ऐसे फैसले लिए गए जो 21वीं सदी की पूरी दिशा को ही बदलने की क्षमता रखते हैं। पीएम मोदी ने कहा, पिछले 30 दिनों में भारत की कूटनीति नई ऊंचाई पर पहुंची है। G20 से पहले दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ। साथियों, मेरे साथ चल पड़ो। आओ, मैं आपको निमंत्रण देता हूं। 25 साल में इस देश को समृद्ध बना करके रहेंगे। उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आत्मनिर्भर भारत स्वाभिमान को नई ऊंचाई पर पहुंचाता है। उस संकल्प को लेकर के चलिए। आइए हम मिलकर के एक समृद्ध भारत का संकल्प पूरा करें। 2047 में हम डेवलप कंट्री होने चाहिए। देश समृद्ध बने, इसका आह्वान पीएम मोदी ने उन युवाओं से किया जिनके कंधे पर देश के भविष्य की नींव है। ये मौका था भारत मंडपम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट के समापन कार्यक्रम का। पीएम मोदी ने पिछले 30 दिनों के दौरान भारत की उपलब्धियों और सरकार द्वारा किए गए बड़े प्रयासों का जिक्र किया। चंद्रमा पर परचम लहराने से लेकर दिल्ली घोषणा पत्र, भारत मध्य पूर्व यूरोप गलियारा, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, सऊदी अरब के साथ व्यापार समझौता, पीएम विश्वकर्मा योजना और नारी शक्ति वंदन विधेयक जैसी बड़ी उपलब्धियों के बारे में पीएम ने अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से देश तरक्की कर रहा है, उनके लिए अवसरों का पूरा आसमान खुला है। युवा वहीं पर आगे बढ़ते हैं जहां ऑप्टिमिज्म, अपॉर्चुनिटीज और ओपननेस होती है। जिस तरीके से आज भारत आगे बढ़ रहा है, मैं आपसे यही कहूंगा, बड़ा सोचें, थिंक बिग। ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। पीएम मोदी ने देश के युवाओं से 1 अक्टूबर को स्वच्छ अभियान में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने के साथ ही देश में बने उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की अपील की। अपने जीवन में भी आग्रह करें दोस्तों, उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करें, उन्हीं प्रोडक्ट को उपयोग करें जिसमें भारत की मिट्टी की खुशबू हो, जिसमें
भारत के श्रमिकों के पसीने की महक हो। एक बार मेरे देश में बनी हुई चीजें मैं खरीदना शुरू करूंगा ना, तो आप देखना दोस्तों, हम इतनी तेजी से हमारा उद्योग व्यापार बढ़ेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि देश में तेजी से बढ़ रहे निवेश की वजह से रोजगार के ढेरों अवसर युवाओं के लिए पैदा हुए हैं। आप जैसे युवाओं के लिए ये अवसरों का दौर है। साल 2020 के बाद करीब 5 करोड़ साथी ईपीएफओ पेरोल से जुड़े हैं। इनमें से लगभग 3.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पहली बार ईपीएफओ के दायरे में आए हैं। पहली फॉर्मल जॉब्स उन्हें मिली है। इसका मतलब ये है कि आप जैसे युवाओं के लिए फॉर्मल जॉब्स के मौके भारत में लगातार बढ़ रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर G20 से जुड़ी 4 पुस्तकों का विमोचन भी किया। गौरतलब है कि G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट पहल देश के युवाओं के बीच भारत की G20 प्रेसिडेंसी की समझ बनाने और विभिन्न G20 आयोजनों में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम में संपूर्ण देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 1 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए। ब्यूरो इनपुट्स के साथ निशांत सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के गुजरात के दौरे पर पहुंचे। पीएम मोदी का अहमदाबाद में आयोजित नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम में भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को विकसित भारत की गारंटी बताया। पीएम ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, उन्होंने बिल को दशकों तक लटकाए रखा, लेकिन जब सरकार पीछे नहीं हटी तो किंतु परंतु के साथ बिल का समर्थन किया। नारी के सामर्थ्य का सम्मान है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। विकसित भारत की गारंटी है ये अधिनियम और महिला शक्ति को बढ़ाने का सपना यहीं गुजरात में देखा था जो अब साकार हो रहा है। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में आयोजित नारी वंदन अभिनंदन कार्यक्रम में कही। कार्यक्रम में पीएम मोदी का जोरदार अभिनंदन किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के इतने सालों तक नारी शक्ति के साथ इंसाफ नहीं हुआ, लेकिन अब उन्हें कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि नारी के भागीदारी के बिना देश विकास नहीं कर सकता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम मेरी बहनों के अधिकारों की गारंटी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम मेरी बहनों के सपनों के पूरा होने की गारंटी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की नारी शक्ति के सामर्थ्य का सम्मान है और ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत के विकास की, विकसित भारत की भी गारंटी है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि महिलाओं की बढ़ती ताकत का नतीजा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में रिकॉर्ड मतों से पास हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने इन्हें दशकों तक लटकाए रखा था, उन्हें भी मजबूरन इसका समर्थन करना पड़ा। ये आपकी मजबूती है जो उन्हें मजबूर कर रही है। इन्होंने महिलाओं को अलग अलग वर्गों में बांटकर आपकी ताकत को कमजोर करने का पैंतरा भी चला, लेकिन जब इन्हें लग गया कि ये सरकार पीछे हटने वाली नहीं है, जब उन्हें लग गया कि देश की महिलाएं देख रही हैं कि संसद के भीतर क्या हो रहा है, तो इन्हें मन मानकर, मजबूर होकर इस कानून के पक्ष में वोट करना पड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार बीते 9 सालों में महिलाओं के जन्म से वृद्धावस्था तक की चिंता की है। पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उससे बेटी के पीछे होने की भावना खत्म हो गई है। बेटी हर जगह नई बुलंदियों को छू रही है। जब बेटियां पढ़कर आगे बढ़ती हैं तो उनके कैरियर के लिए
सेना से लेकर माइनिंग तक हर क्षेत्र में दरवाजे खोल दिए गए। इससे बेटियों में पीछे होने की भावना खत्म हुई है, एक आत्मविश्वास आया है और आज देश की इंडस्ट्री हो या खेल का मैदान, बेटियां हर जगह नई बुलंदियों को छू रही हैं, देश का नाम बढ़ा रही है। पीएम मोदी ने गुजरात में महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि परिवार, समाज और राज्य तीनों स्तर पर महिलाओं को मजबूत करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात ने सबसे पहले जेंडर बजट की शुरुआत की। इससे पहले पीएम मोदी ने रोड शो करते हुए कार्यक्रम में आई महिलाओं का हाथ जोड़कर अभिनंदन किया। पीएम मोदी को अपने बीच पाकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पूरा वातावरण मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। उर्मिलेश भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज पंजाब के अमृतसर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपालों, चंडीगढ़ के प्रशासक, सदस्य राज्यों के वरिष्ठ मंत्रियों, केंद्रीय गृह सचिव, अंतर्राज्य परिषद सचिवालय, सदस्य राज्यों के मुख्य सचिवों और उत्तरी क्षेत्र के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 5 सालों में क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका सलाहकार से बदलकर एक्शन प्लेटफॉर्म के रूप में कारगर साबित हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार को नारकोटिक्स और आतंकवाद पर नकेल कसने में कामयाबी मिली है। उन्होंने कहा कि सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के प्रति मोदी सरकार कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जल्द ही हमारी सीमाओं पर एंटी ड्रोन प्रणाली की तैनाती होगी। गृह मंत्री ने उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के सभी सदस्य राज्यों से पानी के बंटवारे संबंधी आपसी विवादों को खुले मन और आपसी विमर्श से सुलझाने का अनुरोध किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ देशों द्वारा एजेंडा तय करने का समय अब खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि सियासी सहूलियत के हिसाब से आतंकवाद, चरमपंथ और हिंसा पर एक्शन नहीं लेना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को समसामयिक बनाने पर जोर दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का भारत का दृष्टिकोण महज कुछ देशों के संकीर्ण हितों पर नहीं बल्कि कई राष्ट्रों की प्रमुख चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करता है। उन्होंने कहा कि वो दिन बीत गए जब कुछ राष्ट्र एजेंडा तय करते थे और उम्मीद करते थे कि दूसरे भी उनकी बातें मान लें। उन्होंने कहा कि कुछ राष्ट्र सियासी सहूलियत के हिसाब से आतंकवाद, चरमपंथ और हिंसा पर एक्शन नहीं लेना चाहते। विदेश मंत्री ने कहा कि जब पूर्व पश्चिम ध्रुवीकरण इतना तीव्र है और उत्तर दक्षिण विभाजन इतना गहरा है, नई दिल्ली शिखर सम्मेलन भी इस बात की पुष्टि करता है कि कूटनीति और संवाद ही एकमात्र प्रभावी समाधान है। The days when a few nations set the agenda and expected others to fall in line are over. As the United Nations itself symbolizes, finding common ground is an imperative. To listen to others and to respect their viewpoints, this is not weakness, it is the basics of cooperation. Only then can collective efforts on global issues be successful. यूएनजीए में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की पहल की वजह से G20 में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता मिली है। ऐसा करके हमने पूरे महाद्वीप को एक आवाज दी जिसका काफी समय से हक रहा है। With a sense of exceptional responsibility that India took up the presidency of the G20. Our vision of one earth, one family, one future sought to focus on the key concerns of the many, not just the narrow interests of a few. In the words of Prime Minister Narendra Modi, it was to bridge divides
dismantle barriers, and sow seeds of collaboration that nourish a world where unity prevails over discord and where shared destiny eclipses isolation. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत विविध साझेदारों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है। उन्होंने कहा कि गुटनिरपेक्षता के युग से अब हम विश्व मित्र यानी दुनिया के लिए एक मित्र के युग में विकसित हो गए हैं। ये विभिन्न देशों के साथ जुड़ने और जहां आवश्यक हो हितों में सामंजस्य स्थापित करने की हमारी क्षमता और इच्छा में परिलक्षित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। चीन के हांगझू में चल रहे 19वें एशियाई खेलों में भारत ने 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं सेलिंग में नेहा ठाकुर सिल्वर और इबाद खान ने कांस्य पदक जीता। आइए देखते हैं तीसरे दिन भारत का प्रदर्शन कैसा रहा। चीन में चल रहे 19वें एशियाई खेलों में भारत ने एक और स्वर्ण पदक हासिल कर लिया है। भारत की घुड़सवारी टीम ने देश को तीसरा स्वर्ण पदक दिलाया। दिव्या कीर्ति सिंह, सुदीप्ति हजेला, हृदय छेड़ा और अंशु अग्रवाल की टीम ने भारत को घुड़सवारी में स्वर्ण पदक दिलाया। भारत को घुड़सवारी में 41 साल बाद स्वर्ण पदक मिला है। भारत की इबाद अली ने नौकायन में कांस्य पदक हासिल कर लिया है। इबाद अली ने पुरुषों की विंड सर्फर RSX स्पर्धा में 52 के नेट स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। एशियन गेम्स में नेहा ठाकुर ने महिला डिंगी नौकायन स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतने में सफलता पाई है। 17 वर्षीय नाविक नेहा ठाकुर ने लड़कियों की डिंगी ILCA4 स्पर्धा में 11 रेसों में कुल 27 अंकों के साथ सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया। इस प्रतियोगिता में सेलिंग में भारत का ये पहला पदक है। 19वें एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखा है। आज खेले गए मुकाबले में भारत ने सिंगापुर को 16-1 से हराने में सफलता पाई। 31 गोल के विशाल अंतर के साथ भारत शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। इससे पहले टीम इंडिया ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ 16-0 के अंतर से जीत हासिल की थी। भारत का अगला मुकाबला जापान के साथ है। तलवारबाजी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भवानी देवी को हार का सामना करना पड़ा। भारत की भवानी देवी को महिलाओं की सेवर व्यक्तिगत स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चीन की शाओ याकी के खिलाफ 7-15 से हार का सामना करना पड़ा। हार से पहले भारतीय खिलाड़ी का 6 मैचों में अजेय प्रदर्शन था। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुषों की 4x100 मीटर मेडले रिले टीम ने 3 मिनट 40.84 के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मेडले में श्रीहरि नटराज, लिखित सेल्वराज प्रेमा, साजन प्रकाश और तनिष जॉर्ज मैथ्यू ने हिस्सा लिया था। अनाहत सिंह, जोशना चिन्नप्पा और तन्वी खन्ना की स्क्वैश टीम ने भारत को पाकिस्तान के खिलाफ 3-0 से जीत दिलाई। तन्वी ने अपने मुकाबले में कोई जोर नहीं लगाया। तीनों मैच सीधे गेम में खेले। भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने सिंगापुर के खिलाफ अपने ग्रुप ओपनर में 3-0 से जीत दर्ज की। अब वे अपने दूसरे ग्रुप मैच में कतर से खेलेंगे। जूडो में तुलिका मान कांस्य पदक मुकाबले में पहुंच गई हैं और यहां जीत हासिल कर वे कांस्य पदक अपने नाम कर सकती हैं। तुलिका मान ने चीनी ताइपे की जिया वेन साई के खिलाफ इपोन द्वारा अपना रेप चेज राउंड जीता। जूडो खिलाड़ी अवतार सिंह ने वजह अरी द्वारा थाईलैंड के खिलाड़ी को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। अब अगले दौर में उनका मुकाबला UAE के जफर कोस्तोव से होगा। हांगझू से गौरव कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार। DD न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें